नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने बहुचर्चित प्रोग्राम के तहत, जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है। और इसके पहले भी मैंने कई सीरीज कराया है करंट अफेयर्स को लेकर के, और आप लोगों का बहुत स्नेह भी रहा है। देखिए, करंट अफेयर्स सप्ताह में एक दिन लाने का हमारा उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से जो है आपकी करंट अफेयर्स की चीज़ें भी जो है वो तैयार होती रहें। क्योंकि कारण ये होता है कि यदि आप जो है परीक्षा में देखेंगे, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, या फिर आपके इंटरव्यू में ही हो, करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बिना करंट अफेयर्स को बेहतर किए यदि आप ये सोचें कि हम जो है परीक्षा पास कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। करंट अफेयर्स की बहुत भूमिका होती है। और करंट अफेयर्स की जो तैयारी होती है वो एक दिन में, या कोई एक मार्केट में बुकलेट आ गई जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो वो चीज़ें अब नहीं रह गई। अब करंट अफेयर्स का दायरा आयोग द्वारा बहुत बढ़ा दिया गया है। जब तक आप इस पर निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, रेगुलर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप करंट अफेयर्स को लेकर के सहज स्थिति में नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि अब इधर जो विगत वर्षों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा, तो जो करंट अफेयर्स में बच्चों की एक्यूरेसी जो है 80 से 85% तक होती थी, वो घटती जा रही है। क्योंकि वो डिपेंड हो जा रहे थे बस एक दो मैगजीन के ऊपर, वो भी तब जब वो मैगजीन्स आपके परीक्षा के 15-20 दिन पहले मार्केट में आती थी, तो वो कारगर नहीं हो रही हैं। अभी के लिए आपको करना क्या है कि आप मंथली जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको आप लोग फॉलो करें। अगर वो आप फॉलो करते रहेंगे तो वो मैगजीन पढ़ने में भी लास्ट समय में सहूलियत होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसी के तहत हमारे संस्थान के द्वारा भी ये करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जा रही है वीकली, कि सप्ताह में देखिए रोज़ करंट लेकर के आना। कुछ लोग कहते हैं सर रोज़ करंट लेके आइए, और बहुत से कोचिंग वाले रोज़ करंट लेकर के भी आते हैं। लेकिन मैं रोज़ करंट के पक्ष में नहीं हूँ कि मैं ऊट पटांग कुछ भी आपको आधा घंटा आके पढ़ाऊँ। उससे मेरे यूट्यूब के लिए तो अच्छा है, मुझे कुछ आर्थिक हेल्प भी मिलेगी, लेकिन उससे नुकसान आप लोगों का होगा। क्योंकि देखिए, जनरली होता क्या है कि सप्ताह में 4-6 घटनाएं ही ऐसी होती हैं जो सही मायने में आपको लोगों की परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। बाकी अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि वो केवल करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। वो आपकी परीक्षा के लिए उतने जो है लाभदायक नहीं होते वो प्रश्न। तो मेरा यही प्रयास है कि सप्ताह में हम करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, और इसके माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो छूटेगा नहीं। और फिर जैसे आपकी परीक्षाएं करीब आएंगी, इसमें जो है क्विज के माध्यम से भी हम कराएंगे, और सारी चीज़ें हमारी होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा वीकली देखिए, और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जाइए, क्योंकि आप पीटी के बाद इसका प्रयोग मेंस में भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला टॉपिक देखने से पहले एक थोड़ी सी सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि मेंस की भी हमारी सीरीज चल रही है, अब की बार मेंस बार सीरीज। और आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम यहाँ डेली आपको 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे, मतलब सप्ताह में 10 क्वेश्चन। अगर आप मेरे इस चैनल से बने रहते हैं तो सोचिए कि आपको प्रत्येक दिन, चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको हर पेपर से क्वेश्चन मिलेगा। टाइमिंग है एक 9 बजे, और दूसरी टाइमिंग है इवनिंग में जो है वो 4 बजे। तो इस दोनों समय में आप बने रहिए चैनल पे और इसका लाभ लीजिए। और जो सैटरडे है वो हमारा जो वीकली टेस्ट है, वो तो खैर सॉरी वीकली करंट अफेयर्स है, वो तो हमारा आता ही रहेगा। तो सूचना समाप्त हुई। और आइए, सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है, भारत वन रिपोर्ट 2023 की हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जो है वो विमोचित किया। तो इसमें पहला फैक्ट यही हो गया कि ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से जारी की जाती है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही हो गया। फिर वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ? तो ये भी जान लीजिए देहरादून में है। आपके प्रीलिम्स में ये कई बार आया है। और जब भी आप अपने टॉपिक को पढ़िए तो थोड़ा सा इसी अप्रोच के साथ पढ़िए, और ये तब आप पकड़ पाएंगे कि जब आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसको बेहतर तरीके से किए रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि यदि आपको PT पास करना है या मेंस पास करना है,
तो सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद PYQ। ये दो चीज़ आपकी एकदम ध्यान में कंठस्थ होना चाहिए कि टॉपिक क्या है और उस टॉपिक से प्रीलिम्स में, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब ये चीज़ें आपको आती रहेंगी तब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो अपनी काम की चीज़ों को निकालने में सहज रहेंगे। फिर प्रकाशन की यदि बात करें तो वर्ष 1987 से ही भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जो है वो प्रकाशित किया जाता है। मतलब प्रत्येक दूसरे साल ये प्रकाशित किया जाता है। मतलब अगर 2023 की रिपोर्ट अभी आई है तो यानी कि इसके पहले 2021 में प्रकाशित की गई रही होगी। तो ये चीज़ है कि मतलब 21, अब 23 की जो बात जो आएगा वो 25 का आएगा। वो अलग बात है कि 25 की जो रिपोर्ट है वो हमको 26 या 27 में देखने को मिले, लेकिन ये 2 वर्ष पे की जाती है। भारत में कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 मतलब 25.17% है। और ये याद रखिएगा क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में यही प्रतिशत पूछा है कि वनावरण प्लस वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, और कभी कभी केवल वनावरण के बारे में पूछ लेता। तो देखिए इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल हैं, जबकि वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भूभाग का 21.76% है। देखिए अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछे, इसको ध्यान रखना। देखिए जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो कोई एक ही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना कि अगर दोनों पूछ लिया जाए वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत तो वो है 25.17, और अगर केवल वनावरण की बात हो रही है तो 21.76%। तो ये आप कर लीजिएगा। और अगर केवल वृक्षावरण की बात हो, हालांकि इससे तो नहीं पूछा है, तो ये है 3.41 जो है प्रतिशत। 2021 की तुलना में देखिए मैंने कहा नहीं कि 2 वर्ष पे ये रिपोर्ट जारी होती है, तो यानी कि 2021 में हुई थी, उसके बाद 2023 में हुई। तो 2021 की तुलना में देश में 1445 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई। मतलब 1445 वर्ग किलोमीटर की जो है वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर के हम वृद्धि किए हैं। मतलब एक तरीके से हमारी जो 33% की जो लक्ष्य है कि हम अपने भूभाग का 33% वनावरण और वृक्षावरण के अंतर्गत लाएंगे, तो उसमें जो है एक सकारात्मक प्रयास होता दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो है वो पिछले 2 वर्षों में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ 1445 वर्ग किलोमीटर का। फिर क्षेत्रफल, अब देखिए वो तो करेंट डाटा हो गया, और कुछ चीज़ें थोड़ा सा इसमें परंपरागत तरीके से भी पूछी जाती हैं। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, देखिए वनावरण वाला राज्य है तो इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पे कौन सा है, वो छत्तीसगढ़ है। तो ये डाटा आप ध्यान रखेंगे। जबकि अगर प्रतिशत के रूप में पूछे तो प्रतिशत के रूप में देखिए 2 चीज पूछता है। कभी कभी पूछता है कि प्रतिशत के रूप में राज्य, तो अगर राज्य पूछेगा तो मिजोरम लगाइएगा, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है अगर, तब आप जो है वो लक्षद्वीप को लगाइएगा। तो और अगर मान लीजिए कुछ ना पूछे प्रतिशत के रूप में, मतलब कौन सा स्टेट, अगर उसमें एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है तो आप मिजोरम को ही लगाइएगा, वही सही होगा। तो इसमें देखिएगा नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, लेकिन ये कौन सा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर दूसरे पे मिजोरम है, और तीसरे पे जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जो हमारे 19 राज्य और केंद्र शासित मिला करके हैं, वो जो राष्ट्रीय हमारा लक्ष्य है 33% को अचीव करने का, तो 19 राज्य इसको फुलफिल कर रहे हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो काफ़ी समृद्ध हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य तो इस दिशा में काफ़ी समृद्ध हैं, तो वो मिला करके एक औसत जा रहा है। हालांकि जैसे जो बड़े स्टेट हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो मध्य प्रदेश तो खैर काफ़ी बेहतर स्थिति में, लेकिन और जगह की स्थिति अभी दयनीय है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ख़राब स्थिति है।
तो इस यहाँ और अच्छा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहला महत्वपूर्ण टॉपिक हमने देखा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। आप सभी जानते होंगे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इन्हीं के खिलाफ जो है अभी हाल ही में विपक्षी सांसदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, और ये करंट से तो महत्वपूर्ण ही है, साथ साथ ये आपकी परंपरागत रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी के, वहाँ से भी है कि भाई ये किस एक्ट के तहत आता है, इसको इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लाया है। तो देखिए, हाल ही में विपक्ष द्वारा राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अनुच्छेद 64 के अनुसार, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। तो आर्टिकल 24 जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो मतलब वो अर्हता प्रदान करता है। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से पूर्व, मतलब किसके विरुद्ध, वही जो सभापति होता है उसके विरुद्ध 14 दिन की नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है। मतलब 14 दिन पूर्व अगर आप इनके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ये डेट, ये समय याद रखिएगा, जिसमें स्पष्ट कारणों का उल्लेख भी आवश्यक है, और आप किस आधार पे जो है ये प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसका उल्लेख होना भी जरूरी है। तो मतलब इसमें ये शर्त है। तो ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 67B के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि राज्यसभा, चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है तो राज्यसभा में सभी सदस्यों की बहुमत की बात हो रही है, और लोकसभा में इसे केवल साधारण बहुमत के आधार से मतलब जो है इसे हटाया जा सकता है, इसके पद से इसको मुक्त किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसको भी आप लोग देख लें। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। देखिए आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोगों की परीक्षा जो है प्रीलिम्स की हो चुकी है, और मुख्य परीक्षा जून में निर्धारित है, और अगला जो पीटी है वो कब हो रहा है, तो अगला पीटी जो हो रहा है वो अक्टूबर में हो रहा है। तो अभी जो समय है, इस बार जो बच्चे पीटी पास कर रहे हैं उनके लिए तो मुख्य परीक्षा तो अब पढ़ ही रहे होंगे, और वो पढ़ें बेहतर तरीके से। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश पीटी में थोड़ा सा कम रह गए वो भी अभी मुख्य परीक्षा पढ़ें, और जो फ्रेशर्स हैं जिनको 2025 अभी देना है उनके लिए तो ये सीरीज और भी बेहतर है, क्योंकि उनको तो पूरा समय मिल रहा है अपनी तैयारी को धार देने के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप पीटी मूड में रहे हैं, पीछे पीटी आपने दिया ही है, तो अभी आप मुख्य परीक्षा को पढ़िए। और प्रीलिम्स के 3 महीना पहले भी यदि आप सीरियस होकर के प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आप पीटी पास कर जाएंगे। लेकिन पीटी पास करने के बाद मुख्य जो तैयारी होती है मुख्य परीक्षा की होती है। यदि मुख्य परीक्षा आपका बेहतर नहीं है तो आप शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाए। पीटी का रिकॉर्ड तो बनाते रहेंगे लेकिन मुख्य परीक्षा में फेल होते रहेंगे। और मुख्य परीक्षा की तैयारी वही है कि इसको डेली करना होता है और सही दिशा में करना होता है, और इसी तहत हमारे हमारे संस्थान के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम जीएस के प्रत्येक पेपर से टेस्ट करा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। देखिए इसके तहत हम देते क्या हैं, इसके तहत हम आपको जो है डेली क्वेश्चन देते हैं, आप उसको पीडीएफ में लिख के भेजिए, डेली उसकी मार्किंग होती है, और उसमें जो भी कमी होती है, जो भी आपका नंबर काटा जाता है वो प्रॉपर वे में संस्थान के द्वारा बताया जाता है। और उसके बाद जब आप की कॉपी चेक हो जाती है किसी तरीके से जो है हम मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और प्रत्येक टॉपिक से जितने भी आपके टॉपिक हैं उससे जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो कराए जाते हैं। और इसी वजह से जब आप मुख्य परीक्षा यदि हमारे बैच से जुड़ते हैं तो जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम 500 क्वेश्चन का आपके पास टॉपिक वाइज जो है वो मॉडल आंसर होगा। और यदि आप इसको ही बहुत बेहतर तरीके से पढ़ के जाते हैं, दोहरा के जाते हैं, तो मेंस में बहुत सहज स्थिति में रहेंगे। तो आप इससे ज़रूर जुड़िए। देखिए अगला हमारा तीसरा जो टॉपिक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, और ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण हस्ती रहे। लगातार 10 वर्षों तक 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इनके नाम पे बहुत सी उपलब्धियां हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के आसार हैं।
तो देखिए 26 दिसंबर 2024 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, मतलब एक जगह है जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, वहाँ अवस्थित था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। मतलब देखिए ये समय तो लगभग आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान देना कि कौन से प्रधानमंत्री थे, तो ये 13वें प्रधानमंत्री थे। और जब भी आप करंट पढ़िए तो थोड़ा सा फैक्ट को भी पढ़िए, क्योंकि आयोग इस समय देख ही रहे हैं कि कितना वो फैक्चुअल चीज़ें जाके पूछ रहा है। तो ये आप तभी बेहतर कर पाएंगे कि जब आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा फैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो ये 13वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वित्त मंत्रालय में सचिव, फिर आरबीआई के गवर्नर, यूजीसी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सोचिए, मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कितने महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। मतलब हमको तो लगता है कि कोई ऐसा पद ही नहीं रहा हो जिसको इन्होंने सुशोभित ना किया हो। तो ये ऐसी ऐसी भी विभूतियाँ हैं और ये हमारे लिए अनुकरणीय भी हैं। हम लोग भी प्रयास करके इसी तरीके से अचीवमेंट प्राप्त करें। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों में असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण और शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मतलब आप सभी जानते होंगे कि इनका जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में जो आर्थिक उदारीकरण की नीति हमने अपनाई थी, तो उसके केंद्र में यही थे, मतलब इन्हीं की सारी रूपरेखा थी। और इसीलिए इनके इस योगदान के कारण ही जो है इन्हें भारत का दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो है जाकिर हुसैन के बारे में जानते होंगे। इनकी तबला वादन को तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, मतलब उसको सुना होगा, महसूस किया होगा। तो हाल ही में इनका निधन होता है और ये जो है पद्म पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां कुरैशी, देखिए इनका पूरा नाम जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां कुरैशी था। तो ये आपको ध्यान रखना है। का 73 वर्ष की आयु में यूएसए में जो है वो निधन हो गया। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। और 4 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब सोचिए, कोई एक बार 2 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए परेशान रहता है और ये जो है 4 बार जो है वो ग्रैमी पुरस्कार पाए हैं। और इसके साथ साथ ये भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मतलब भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, ये रैंक होता है। तो भारत रत्न को छोड़ करके इन्होंने तीनों पुरस्कारों को प्राप्त किया है। फिर फरवरी 2024 में वह बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी, मतलब ये अभी बहुत पहले की बात नहीं है, मतलब 2024 फरवरी, मतलब जस्ट 1 साल पहले ही इनको 3 ग्रैमी प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार जो है वो बन गए हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। फिर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की चर्चा करेंगे। और हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के तहत साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विजेताओं की जो है वो घोषणा की है। यह वार्षिक पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कृतियों को मान्यता जो देता है। मतलब पहली बात तो ये वार्षिक पुरस्कार है और इसमें जो है 24 भारतीय भाषाओं में जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए, अब 24 भाषाओं को आपको ना तो याद करने की ज़रूरत है, ना तो आयोग पूछता है। इसमें बेसिकली उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, यही 4 जो है मुख्य भाषाएं आप याद कर लीजिए, जहाँ से प्रश्न आते हैं। और आप अपने परीक्षा में भी जब आप तैयारी करें, करंट अफेयर्स पढ़ें, तो इसका ध्यान रखें कि भाई हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है।
अब ये मत हो कि बस आज हम बैठेंगे तो 2400 को याद कर लेंगे। 24 को याद करके क्या करेंगे, वो कभी नहीं पूछेगा। बहुत पूछ लेगा तो हिंदी से पूछ लेता है, कभी संस्कृत से, कभी अंग्रेजी से, या कभी उर्दू से, यही चारों में से रहता है। तो अपनी ऊर्जा को वहीं लगाइए जहाँ से जो है आपको प्रश्न मिल जाए, और वो तभी आप पकड़ पाएंगे। मतलब मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, वो तभी आप पकड़ पाएंगे जब आपके जेहन में क्या है, PYQ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप जो है सॉल्व किए रहेंगे। आप ये देखे रहेंगे कि करंट अफेयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हिंदी में जो पुरस्कार मिला है वो गगन गिल को मिला है, और इनकी कविता संग्रह है जब तक आई बाहर, ये इनका कविता संग्रह है, और इसी के लिए इनको जो है दिया है। और देखिए ये भी याद रखिएगा कि मतलब उपन्यास है, जैसे पूछ लेगा जब तक आई बाहर वो क्या है, तो उपन्यास नहीं है, वो कविता संग्रह है। इसी तरीके से अगर संस्कृत की आप बात करें तो दीपक कुमार शर्मा है, इनको मिला है, और ये इनका भी जो है वो कविता संग्रह है। क्या नाम है इसका, भास्कर चरित, मतलब संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को मिला है भास्कर चरित, जो इनकी कविता संग्रह है। और इसी तरह अंग्रेजी में मिला है स्टेरिन कीरे को मिला है, और इनका ये उपन्यास है, अंग्रेजी उपन्यास है स्टेरिन कीरे का। क्या नाम है इसका, स्प्रिट नाइट्स। तो इस उपन्यास के लिए जो है इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, 1 साल और 1 लाख रुपए का नगद जो है वो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें देखिए आप कहेंगे कि सर आप बोले हैं कि उर्दू महत्वपूर्ण है, उर्दू तो आपने बताया नहीं। तो हाँ, कुछ 1-2 भाषा जैसे उर्दू या बांग्ला, ये जो भाषाएं हैं अभी इसमें जो है घोषित नहीं हुआ। जब घोषित होगा तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि उर्दू का तो ज़रूर आप लोग नाम जो है जिनका भी ये पुरस्कार मिलेगा उनको जो है अपने नोट में जो है नोट कर लीजिएगा। और देखिए ये करंट अफेयर्स या जो भी हमारा मेंस प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम आप लोगों से एक चीज़ और कहेंगे कि जब आप जो है इस वीडियो को देखने बैठिए तो साथ में कॉपी और पेन ले करके बैठिए, और ज़रूरी चीज़ें वीडियो देखते देखते ही जो है नोट करते रहिए, ताकि जो है एक ही बार में आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए हमारा जो 6वां टॉपिक है, वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए यही है वी राम सुब्रमण्यम, और इनको जो है NRC का जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया है। और थोड़ा सा इनके बारे में जानिए कि इन्होंने पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया। मतलब इसके पहले कौन थे, तो NHRC के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, उनका इन्होंने स्थान लिया है। और NHRC के नए सदस्य के रूप में प्रियांक कानूनगो एवं पूर्व न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी को जो है वो नियुक्त किया गया है। मतलब इसमें 2 नए सदस्य भी आए हैं और अध्यक्ष तो बदले ही बदले हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और आपकी परीक्षा में कभी कभी कुछ हल्के प्रश्न भी आते हैं, तो हल्के प्रश्न वो यहीं से आते हैं। कोई नियुक्ति हुई हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का निधन हुआ हो, तो वहाँ से भी उनके बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है। फिर 7 नंबर टॉपिक हमारा है कि संजय मल्होत्रा जो है RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो आप इनके बारे में ही जानिए कि हाल ही में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां, देखिए ये रैंक भी याद रखिएगा, क्योंकि आयोग क्या करता है कि हो सकता है कि यही पूछ ले कि कौथे गवर्नर थे। और एक बार BPSC में तो पूछा था, जब उर्जित पटेल थे तो उनके बारे में पूछ लिया था कि वो कौथे गवर्नर थे। तो आप इसको जाने कि 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया, तो शक्तिकांत दास का स्थान लिया है इन्होंने। अब संजय मल्होत्रा कौन है, तो ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी थे। मतलब ये सेवानिवृत्त हुए, और सेवानिवृत्त के बाद इन्हें जो है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया। आप सभी जानते होंगे कि RBI के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है, तो 3 वर्ष के लिए ही जो है ये नियुक्त किए गए हैं। अब हमारा जो 8वां टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप अपने प्रीलिम्स में देखते होंगे कि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो थोड़ा सा इसका पुनर्गठन किया गया है, तो चूंकि ये अभी नया करंट अफेयर्स में रहा है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से भी आयोग प्रश्न बना दे।
तो इसीलिए मैंने इस पे कराया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में थोड़ा सा जानिए कि यह एक मंच है जहां केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ समन्वय एवं सहयोग स्थापित करती हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो संघ है एक तरीके से वो उसके पास बहुत सी अथॉरिटी होती हैं, बहुत से प्राधिकार होते हैं और राज्य के पास उतनी शक्तियां नहीं होती। वो कहीं न कहीं जो है वो संघ से जो है एक तरीके से संघ की अनुकंपा पे बहुत सी चीज़ें प्राप्त करता है और उसी को लेकर के चूंकि भाई संघ और राज्यों में एक अच्छा संबंध बना रहे, यही हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। तो इसीलिए ऐसे संस्थानों का जो है वो गठन किया गया है। तो इसका भी वही काम है कि एक दूसरे का समन्वय और सहयोग स्थापित करना। स्थापना इसकी कब हुई? तो इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पे। देखिए ये नाम याद रखिएगा कि जो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई है तो वो सरकारी आयोग की जो है सिफारिश पे हुई है और इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 1990 में स्थापित किया गया था। मतलब सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से 1990 में जो है ये एक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद अगर पूछा जाओ, कई बार पॉलिटी में पूछा भी है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है, तो अनुच्छेद 263 के तहत ये चीज़ की गई थी। अगर संरचना की बात करें तो इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सदस्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री, मतलब सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जहाँ विधानसभाएं नहीं है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन चलाया जाता है, जिसे प्रशासक कहते हैं, तो फिर सदस्य के रूप में वो प्रशासक उस भूमिका में आ जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और वही इसमें कहा गया है कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी, मतलब मुख्यमंत्री, फिर केंद्रीय जो शासित राज्य हैं उसके प्रशासक प्लस 6 कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करे, वो इसके सदस्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत संभावना कि इस बार आपके प्रश्न में, चाहे वो आरओ का प्रश्न हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का आगामी जो परीक्षा हो या किसी भी आयोग की परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बन जाए। या यूपीएससी का भी ये फेवरेट सेक्टर रहा है, यूपीएससी से भी यहाँ बहुत से क्वेश्चन बनते रहते थे। फिर हमारा जो है सेकंड लास्ट टॉपिक है कि भारत में नए रामसर स्थल। मतलब आप सभी जानते होंगे कि जो रामसर स्थल है ये जो वेटलैंड्स से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं और इन्हें जो है संरक्षित करने का प्रयास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। और इसी के तहत जो है भारत सरकार ने 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 4 नए स्थलों को, पहली बात तो ये डेट याद रखिएगा कि रामसर जो स्थल का जो है वो तो 2 फरवरी को, चूंकि इसी दिन ये दिवस भी मनाया जाता है, तो 4 नए स्थलों को रामसर सूची में जोड़ा गया है। और इसके साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वो 89 हो गई है। पहले कितना था? तो पहले 85 थी, अब जो है 4 बढ़ गए हैं। और ये जो नए रामसर स्थल आए हैं, सबसे पहले सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु में है, फिर तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी तमिलनाडु, मतलब 2 तो है कहाँ के हैं, 2 जो है वो तमिलनाडु में है और दोनों जो है पक्षी अभ्यारण्य। फिर खेचियो पालरी जो आर्द्रभूमि है ये सिक्किम में है और फिर उधवा झील जो है वो झारखंड में है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, ये किस स्टेट में है ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आयोग जो है ये यही दे देगा और ये मिलाने को दे देगा कि कौन किस स्टेट में है, और एक जो है गलत दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और 2 देखिए ऊपर के जो 2 हैं वो तो तमिलनाडु में है और जो तीसरा है वो सिक्किम में है नॉर्थ ईस्ट में, और एक जो है वो झारखंड में है। और अब संख्या कितनी हो गई है? तो वो संख्या हो गई है 89, मतलब पहले 85 थी, 4 नए जुड़ गए तो 89 हो गई है।
तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 18 रामसर स्थल है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा 18 रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। और उसके बाद अगर सेकंड रैंक की बात करें तो 10 है, और ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो 10 उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अगर सबसे बड़े रामसर स्थल की बात की जाए तो वो कहाँ है? तो वो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। और अगर सबसे छोटा स्थल की बात की जाए तो वो रेणुका जो है, आप रेणुका के बारे में जानिए। रेणुका जो वेटलैंड है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो उसको भी आप जानते रहिए। रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है। और वर्तमान में भारत जो है एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाले देश के साथ ही यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद विश्व में तीसरा सबसे अधिक रामसर वाला देश बन गया। मतलब भारत की रैंकिंग जो है रामसर स्थल साइट्स को लेकर के एशिया में तो नंबर 1 पे है ही है। यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है। तो ये भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स मैंने इसलिए भी कराया क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं में थोड़ा सा आयोग ऐसे डिटेल्स में जाके पूछ भी रहा, और इस बार का प्रीलिम्स देख करके आपको अनुभव भी हुआ होगा। तो इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए, गहरे उतर के पढ़िए, तभी जा करके आप चीज़ों को बना पाएंगे। फिर आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में आप सभी जान रहे होंगे कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन जो ब्रिटेन में होता है, और फिर लास्ट में जो है अमेरिका होता है। तो अभी शुरुआत पहले ऑस्ट्रेलिया हुई है, और इन चारों को याद रखिएगा। मुझे याद है कि जब हम लोग पीटी देते थे तो उस समय यहाँ से एक क्वेश्चन तो तय होता था, और उसमें कभी विजेता पूछा, कभी उप विजेता पूछा, कभी महिला विजेता पूछा या महिला को विजेता पूछा, और कभी कभी थोड़ा और ज़्यादा तूफानी करने के चक्कर में करता क्या था कि वो किस देश से संबंधित थे तो वो भी पूछ लेता था। तो इसी लालच से हम इसको हर बार देते हैं। इधर 1-2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन क्या पता कि फिर पूछ ले। और महत्वपूर्ण इवेंट है, इतना तो खेल में आपको क्रिकेट के अलावा भी अन्य खेलों के प्रति भी रुचि होनी चाहिए, तो इसको भी आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, पुरुष एकल विजेता में जैनिक सिनर हैं, इटली के हैं। तो जैनिक सिनर को तो याद रखिएगा, और इटली के हैं। और इनके साथ ये कि ये लगातार दूसरी बार, मतलब अगर देखा जाए तो 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी इन्होंने ही जीता था, और ये अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब को मतलब बचा पाने में सफल रहे। और अगर उप विजेता की बात की जाए तो अलेक्जेंडर जैवरेव हैं, और ये किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। फिर महिला एकल विजेता की बात की जाए तो मेडिसिन कीज हैं, ये यूएसए की हैं। तो ये जो कीज हैं उन्होंने जो है जीता है, और ये यूएसए की हैं। और उप विजेता कौन है? तो आर्यना सबालेंका, बेलारूस। देखिए, इतना ही याद रखिए, इसमें मिश्रित युगल विजेता भी होते हैं। तो वो सब चीज़ों पे अब चूँकि आयु पूछ नहीं रहा है तो हम बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन भी नहीं देना चाहते, कि हम आपसे वहाँ नहीं परिश्रम कराना चाहते जहाँ आपको कोई फ़ायदा ना हो। तो अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। बाय द वे और ज़्यादा पूछ लिया तो थोड़ा बहुत भाग्य भरोसे भी जाइए, क्या करिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली उसमें आता कितना है भाई, किसी को तो 70 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, और यूपीएससी में तो और बुरा हाल होता है। तो थोड़ी बहुत किस्मत भी मायने रखती है। और बिल्कुल मैं पीटी में एकदम कहूँगा कि दिन भी होता है। तो बस अगर कुछ ऐसा रहेगा, परीक्षा देने के पहले थोड़ा सा भगवान को भी स्मरण करके जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के जो टॉपिक थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, 10 टॉपिक, उसको मैंने कवर किया। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ हम बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क देते रहते हैं। जैसा भी मैंने पढ़ा है, इसका पीडीएफ भी 1-2 दिन में हम यहाँ डलवा देंगे, और सारे पीडीएफ जो है पीछे के हम डलवाते जाएंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और भी आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारी जो है हमारे टीम के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा यह निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ ही साथ हमारा ये यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। अभी इंटरव्यू का तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग मेंस पास करिए। इस बार इंटरव्यू में भी पूरा सहयोग किया जाएगा। तो मतलब सारी चीज़ों का यहाँ एक प्रयास, सार्थक प्रयास किया जा रहा है। तो जब तक आप लोग इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे,
तब तक बहुत मज़ा आएगा नहीं। तो देखिए, यदि हमारी तरफ से प्रयास हो रहा है तो आप लोगों का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप लोग भी जो है वो थोड़ा सा स्नेह दें। और अभी तक आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है तो आगे भी दें। और दूसरा हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग इसे भी जो है वो सब्सक्राइब करें। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए जो मुख्य परीक्षा को लेकर के अभी चल रहा है, तो उसे जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।